जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते बहुत ही धुरंधर चीज़ें हुई है। सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी अपने टैरिफ्स लगाए हैं वो सारे इलीगल हैं। उनको इस तरह से टैरिफ्स नहीं लगाने चाहिए थे। ये इस तरह से टैरिफ का मतलब है ब्लैंकेट टैरिफ, मतलब कि आपने एक ही कंट्री में पूरे के पूरे, बस कंट्री से दुश्मनी थी, कंट्री पसंद नहीं आई, कंट्री में कुछ प्रॉब्लम था, तो आपने पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। ये गलत है। प्रोडक्ट वाइज भी लगा सकते थे, बट एट दी एंड इसको गलत ठहराया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बहुत ही अनाप शनाप बोला, और वो अनाप शनाप बोलते बोलते क्लियरली बोल दिए कि ये फूल्स हैं और लैपडॉग्स हैं। तो ये एक मगजमारी चली। उसके बाद उन्होंने बोला मैं तो फिर भी 10% टैरिफ्स लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अब ये चीज़ एक तरह से इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो सेटअप बनेगा वो 18% के हिसाब से टैरिफ का। अब वो अगर 10% हो जाता है तो बहुत बढ़िया। फिर खबर आई एक और, जो कल रात की आई, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम 10% नहीं, हम 15% लगाएंगे। तो इंडिया के लिए अभी भी 18% से 15%, तो ऑल टुगेदर इंडिया के लिए कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के चक्कर में। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट बोल देती है यूएस की कि हम लोग अब इंडिया पे टैरिफ्स ही नहीं लगाएंगे, तो वो अलग बात हो गई, जो कि बोलेंगे नहीं। कारण, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ क्लियरली बोल दी है कि भाई जो मैंने लगाए हैं ना, जो मैंने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं ना, उसको तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो वाले एग्रीमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब क्या इन सब चीज़ों से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी? बढ़ेगी। तीन चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, ये जो टैरिफ की खबर है, इसके बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे कमेंटिंग होगी, कुछ ना कुछ नए प्रोविजंस आएंगे, तो इसके कारण एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। दूसरी चीज़, ईरान और यूएस का जो वॉर है वो भी होगा, वो चल रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेड की अभी चेंज होने वाले हैं। मतलब फेड के जो चेयरमैन है वो अभी एक एक डेढ़ महीने के अंदर चेंज होंगे। मतलब इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, जो कि हम लोग 2026 की शुरुआत से कह रहे हैं कि मार्केट कितना भी पॉजिटिव दिख जाए, बट वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आ जाते ईरान और यूएस का जो वॉर है वो क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ईरान के पास माना जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन इन लोग तैयार करके बैठे हुए हैं, बट इनका एक लास्ट जो फाइनल स्टेज होता है ना, वो अभी तक नहीं हुआ है। अब ये क्योंकि अभी तक फाइनल स्टेज नहीं हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भाई साहब, क्योंकि फाइनल स्टेज नहीं हुआ है, तो ईरान पूरी तरह से बना नहीं है न्यूक्लियर स्टेट। अब न्यूक्लियर स्टेट अगर बन गया तो ये सारे वॉर खत्म हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। कारण एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, इंडिया चाइना वॉर नहीं होता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी होता है तो वो 3-4-5 दिन के अंदर ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, चाइना के पास भी है। तो हम एक दूसरे में कुछ ना कुछ जाके छेड़ा छाड़ी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जाके थोड़ा बहुत मगजमारी कर सकते हैं, बट फुल फ्लेजेड वॉर पे नहीं आ सकते। तो इस सिचुएशन से आप देखोगे ना, जो भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो कभी भी एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ते ही नहीं है। तो ये चीज़ अगर ईरान के साथ हो गई, तो आप मान के चलना जो ईरान यूएस का जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्योंकि यूएस नहीं चाहता है ईरान को कि वो ईरान बन जाए न्यूक्लियर स्टेट, तो ऑटोमेटिकली ईरान को पूरी तरह से परेशान करता है, और वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, यूरेनियम का जो इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। माना यह जाता है कि ईरान को इस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है चाइना से, और कुछ हद तक मिल रहा है पाकिस्तान से। तो अब इन दोनों से अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, और अगर वो मिल जाता है और ईरान बन जाता है न्यूक्लियर स्टेट, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वहाँ पर अब वॉर नहीं होगा। और अगर वॉर नहीं होगा तो मिडिल ईस्ट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेगी सऊदी अरब के बाद में, वो होगी ईरान। क्योंकि ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है, जहां से मेजरली सब जगह तेल का, जो क्रूड ऑयल का व्यापार होता है। अब अगर अभी के लेवल पर जब तक ये न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनती, और अमेरिका ने अगर सपोज यहाँ पर जाके अटैक कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया या अपने कब्जे में ले लिया, इन दैट सिचुएशन वो क्रूड में बहुत उथल पुथल होगी बात। और वर्ल्ड के बिजनेस में काफ़ी एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है क्रूड का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ेगा मार्केट पे, और इंडिया पे भी पड़ेगा। इन सब से हमें एक चीज़ की क्लैरिटी आनी चाहिए, वो ये है कि वर्ल्ड में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और हर हफ्ते हमें कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी। अब हम क्या करें, हम अपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। रिलायंस ने इस हफ्ते बनाई है वीकली डोजी, और वीकली डोजी एक खतरनाक पैटर्न होता है। अब रिलायंस अगर 1443 के ऊपर अगर चलता है तो मान के चलना मार्केट रिकवर हो जाएगा, अगर रिलायंस 1400 के नीचे चलता है तो मान के चलना मार्केट में एक बार फिर अच्छा खासा करेक्शन आएगा। एसबीआई बढ़िया चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े लो इनफैक्ट एसबीआई में, और 1100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो।
HDFC 900 रुपये का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी। टाटा स्टील रॉक स्टार रहा है पिछले 3 हफ्तों में, ये रॉक स्टार शेयर रहा है, बट इसमें बहुत लोगों ने पैसा इसलिए भी नहीं बनाया होगा क्योंकि बहुत साल से रुका हुआ भी था ये स्टॉक, इतने टाइम से रुकने के बाद अब भाग रहा है, अच्छा खासा भागा है इनफैक्ट, मतलब 3 हफ्ते में ही करीब करीब 25-30% का इसने गेन दिया, दैट इज़ ग्रेट। बट हाँ, अब इसका सपोर्ट हो जाएगा आपके पास में अराउंड 178-180 का। नेक्स्ट इज TCS और इन्फोसिस, दोनों बहुत पेन में है। एंथ्रोपिक AI के बाद में बहुत ज़्यादा अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। वो अलग बात है कि दिल्ली में AI का जो पूरा का पूरा मीटिंग था वो हो चुका है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा TCS और इन्फोसिस पे पड़ रहा है क्या, तो आंसर इज़ नो। बट अब TCS तभी दौड़ेगा जब 2800 के ऊपर होगा और इन्फोसिस 1400 के ऊपर। टाटा पावर की बात कर ले, क्या चला है बॉस, 340 का सपोर्ट था पिछले 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये कहा था, 340 का सपोर्ट था और वहाँ से भागा है। अब वापस सपोर्ट इसका हो जाएगा 340 का, तो इसको ध्यान रखिएगा। नैल्को, अब क्योंकि मेटल्स की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आप गोल्ड और सिल्वर का भी प्राइसेस देखोगे तो उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट दिख रही है, तो इस सिचुएशन में बाकी जो बेस मेटल्स हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये लोग भी कहीं ना कहीं पेन दिखा रहे हैं, तो नैल्को अब जब तक 360 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक फ्रेश तेज़ी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। इसके अलावा NBCC 90 इसका आखिरी सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो पेन होगा। CDSL का सपोर्ट इस 1200, अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी। हिंद कॉपर, जिन्होंने 700 सवा 700 पे बेचा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब क्या यहाँ पे खरीदने का टाइम बनता है, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि 500 का आप सपोर्ट है, 500 का सपोर्ट टूटता है तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज 750 की चीज़ 500 पे मिल रही है, वो भी इसलिए क्योंकि कॉपर के भाव भी गिरे ना। अब कॉपर के भाव गिरे क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के भाव गिरे, तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट है। NMDC आखिरी सपोर्ट 78 का है। जियो फाइनेंशियल्स रिवर्स हो चुका है, बट यहाँ पे 240 का उसका एक सपोर्ट भी है। जोमैटो पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा था, बट वो अभी भी 200 रुपये के स्टॉप लॉसेस पे है। नेक्स्ट इज मजगांव डॉक। अब मजगांव डॉक अब मैं पूरे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। 2300 उसका एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो पेन होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4000 रुपये का एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो पेन होगा। BEL जो चला है बॉस। आप एक चीज़ नोट करिएगा, जितने भी मेरे साप्ताहिक मार्केट अपडेट हैं, उसके अलावा जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पर मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ, तो वहाँ पे मैं डिफेंस सेक्टर में सिर्फ 2 ही स्टॉक के ऊपर बात करता हूँ। आप देख लो उन दोनों का परफॉर्मेंस क्या है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बोला कि देखो मैंने बोला था और इतना तक चल गया। पॉइंट ये है कि ये टेक्निकली और फंडामेंटली थोड़े स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। HAL के ऊपर मेरे को बहुत उम्मीद है कि अब मैं मार्च क्वार्टर बहुत गहराई से देखूंगा। अगर मार्च क्वार्टर भी ख़राब होता है HAL का, तो यस फिर मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है मेरे को इस कंपनी का। अदरवाइज अगर आप देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर HAL के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे नहीं है, और प्लस कुछ कुछ जैसे न्यूज़ आती है कि HAL के लिए कहीं मार्केट में इनको वो नहीं मिल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। ये न्यूज़ से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। कारण बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि HAL के पास ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी से ऊपर के ऑर्डर्स हैं, मतलब तो आप नए ऑर्डर्स डाल के करोगे क्या, कैपेसिटी तो नहीं बढ़ रही उनकी। हाँ, कभी कैपेसिटी बढ़ा दी आपने तो वो अलग बात है, बट अभी वो सामने सामने तो होते हुए नहीं दिख रहा। तो HAL का सपोर्ट देख लीजिएगा, BEL का बता दिया। हाँ, अमर अकबर एंथनी, IREDA, PFC और REC। तो IREDA और REC अभी भी इग्नोर करने चाहिए, रीज़न बिंग अभी भी फॉलिंग नाइफ के लेवल पर ही है। हाँ, बट PFC ने एक अच्छा खासा एक बढ़िया मूव दिया है, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, अब 425 के ऊपर जब PFC चलेगा तो ये एक अलग लेवल पर आपको लेके जाएगा, कोई डाउट मत रखिएगा इसमें। रही बात GRAC की, डिफेंस स्टॉक में एक स्टॉक रह गया था, दैट इज 2200, उसका आखिरी सपोर्ट है। वारी एनर्जीज अगेन रिन्यूएबल, सोलर और उसके बाद में EVs, इन सब के आप ऊपर फोकस करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि यार बहुत जगह स्ट्रॉन्ग कंपनी स्ट्रांगली ही परफॉर्म कर रही हैं। वारी एनर्जीज 3200 के ऊपर भागा, मतलब चला, तो फिर वहाँ से भागने की उम्मीद रहेगी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3000 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम उसमें फ्रेश तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये मैं पिछले 2 हफ्ते से कह भी रहा हूँ। इतना अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी क्लासेस सैटरडे संडेज को ही होती हैं, ओनली 2 बैचेस अ वीक। उसको 3 महीने का कोर्स होता है, लाइव मैं पढ़ाता हूँ, आपसे डायरेक्टली बात भी करता हूँ। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा कोर्स, तो मेरी टीम आपको एक नंबर देगी, आप उस पर बैठ के रजिस्टर भी करा सकते हैं। रही बात अगले हफ्ते हमें क्या करना है, इस हफ्ते जो अपकमिंग हफ्ता है उसमें क्या करना है, सतर्क रहना है, थोड़ा सा एक बार देखना है। देखो एक चीज़ प्लीज़ समझो, मार्केट में रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है।
मार्केट में कई कई बार ब्रीदिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको से देखना पड़ेगा ओके क्या हो रहा है, एक बार समझ लें, कुछ हद तक एक लेवल बना लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बॉटम पे खरीदोगे और टॉप पे बेचोगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर टेकिंग योर डिसीजंस राइट, और आराम से डिसीजन लीजिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करिएगा मत। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।